नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके का क्वेश्चन आंसर का क्यूज़ लेकर के आपके लिए हमेशा आते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। दोस्तों, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अब देखिए, आपने कभी नोट किया कि मैं पहला क्वेश्चन बोला हूं और 161वां क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 1 से लेकर के 160 क्वेश्चन तक को कंप्लीट करा दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हिस्ट्री के। तो आप एक बार विजिट वहां ज़रूर कीजिएगा। पहले यहाँ पे 3 से 4-5 मिनट तक आप देखिए, वीडियो को एनालिसिस कीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए रियल में उपयोगी साबित होता है तो सारे वीडियो को प्ले करके ज़रूर देखिएगा। तो इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम देखते हैं। हर्षवर्धन एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नागार्जुन, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। इसके दरबार में बाणभट्ट, हरिदत्त एवं जयसेन जैसे प्रसिद्ध कवि एवं लेखक शोभा बढ़ाते रहे हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है, बाणभट्ट, हरिदत्त और जयसेन। एक क्वेश्चन हिस्ट्री में बन करके आता है कि हर्षवर्धन किनके समकालीन थे, और आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे जब तक आप इस डिटेल्स को नहीं जानेंगे आपको करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं डिटेल्स ले करके आता हूँ, ठीक है। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु एवं शिव की भी स्तुति करते थे। अब देखिए, बौद्ध धर्म में महायान और फाहियान दो ग्रुप में बट गया था, ठीक है। तो ये महायान शाखा के प्रवर्तक थे, ठीक है, समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर है बनावली से, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से 2 संस्कृति अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन। इस स्थल की खुदाई 1973 से 1974 ईस्वी के बीच में हुआ था, और उस समय किनके नेतृत्व में हुआ था? तो रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में हुआ था। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आप तक आपने मोहनजोदड़ो पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा, तो हड़प्पा में आपने पढ़ा दयाराम साहनी जी के बारे में, जो 1921 ईस्वी में जिन्होंने खोद करवाई थी। कब करवाई थी? तो 1921 ईस्वी में जॉन ई मार्शल के नेतृत्व में, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय राखल दास बनर्जी थे, राखल दास बनर्जी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं बनावली, तो बनावली का भी थोड़ा सा जो इतिहास है इसको भी हम लोग देखते हैं कि ये किनके नेतृत्व में हुआ था। तो 1973 ईस्वी में हुआ था रविंदर सिंह बिष्ट जी के नेतृत्व में, ठीक है। बनावली में दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग ना होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे, ठीक है, प्राचीर से घिरे थे। ये चीज़ें याद रखिएगा। एक मकान में धावन पात्र के साक्ष्य मिले हैं, जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर संकेत करता है। यानी कि एक ऐसा धावन पात्र मिले हैं जो ये आपको इंडिकेट करता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में यहाँ पे कोई अमीर व्यक्ति रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे?
शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाणों ने किया था। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। कुषाण भी शकों की ही तरह मध्य एशिया से खदेड़ दिए जाने पर काबुल कंधार की ओर यहाँ आ गए थे। कुषाण सम्राट कनिष्क के तांबे के सिक्के पर उसे बलि देवी पर बलिदान करते हुए दर्शाया गया है। कनिष्क के सोने के सिक्के रोम के सिक्कों से काफ़ी कुछ हद तक मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे इतना डिटेल्स मिल गया। और इसके बाद कनिष्क जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे। ठीक है, बुद्ध के अवशेषों पर कनिष्क ने पेशावर के निकट एक स्तूप एवं मठ निर्माण करवाया। कनिष्क कला और विद्वता का आश्रयदाता था। इसके दरबार में सबसे महान साहित्यक व्यक्ति अश्वघोष थे। अश्वघोष ने किसकी रचना की थी? अब देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि अश्वघोष ने किसकी रचना की थी। यहाँ पे चर्चा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम की रचना करी थी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष किस जगह से मिले हैं? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। अब इसका डिटेल्स देख लीजिए। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के ध्वंसावशेष का मतलब क्या हुआ? जब वो पूरी तरह से विखंडित हो गया था तो उसका जो अवशेष है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले, लड़काना वही जिला है जहाँ पे नानक जी का जन्म हुआ था, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर प्राप्त हुई है। यह नगर करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो में टीलों को 1922 ईस्वी में खोजने का श्रेय राखल दास बनर्जी को जाता है। मैंने क्या अभी पहले क्वेश्चन में जब वहाँ पे मेंशन ये चीज़ें नहीं थी तब भी मैंने मेंशन कर दिया था कि राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की टीलों की खोज की थी। और ये भी बताया था कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट जो आता है मैं आपको बताता चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों का बौद्ध संघ में प्रवेश निषिद्ध नहीं था? अच्छा देखिए, बौद्ध धर्म में उसका निषिद्ध नहीं था पूछा है, तो इसका सही आंसर 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति नहीं, ये तो था जी, बिल्कुल था, पढ़ा है मैंने। संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे लोग विश्वास के साथ जाया करते। वह व्यक्ति जिसने कर्ज ना चुकाया हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं था। और फिर लास्ट है, वह व्यक्ति जिसे दंडित किया गया हो। हाँ, ये चीज़ें वहाँ पे थी। बौद्ध धर्म में निषिद्ध था कि वह व्यक्ति को वहाँ नहीं आने की अनुमति थी जिसको दंडित किया गया। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। शाक्य मुनि गौतम थे, यानी बुद्ध का ही नाम गौतम था। ठीक है, और शाक्य मुनि जिनको कहा जाता है, सिद्धार्थ कहा जाता है, वो गौतम और सिद्धार्थ जरूर थे, लेकिन वो भारत आने के बाद बुद्ध बने। और बुद्ध तब बने जब उन्होंने बोध गया के नज़दीक एक पीपल वृक्ष के नीचे, बोध गया में ही पीपल के वृक्ष के नीचे जब उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनको वहाँ से बुद्ध कहा जाने लगा था। बुद्ध राजा सुदोधन के पुत्र और इनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम नेपाल में हुआ था। देखिए मैंने बोला ना कि नेपाल के ये गौतम बुद्ध जरूर थे। मतलब कहने का मतलब है कि नेपाल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनको ज्ञान की सच्ची प्राप्ति जो हुई थी वो गया में हुई थी, यानी इंडिया के अंदर हुई थी। वे 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीवित थे। उनके गुजरने के बाद अगली 5 सदियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 सालों में मध्य पूर्वी दक्षिणी पूर्वी जम्मू महाद्वीप में भी फैल गया। आज बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं। अब देखिए, क्या क्वेश्चन नहीं बनता है कि बौद्ध धर्म के कितने मुख्य संप्रदाय हैं? तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, थेरवाद, महायान और वज्रयान।
ठीक है, बौद्ध धर्म को 35 करोड़ से अधिक लोग मानते हैं और यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय शासक किस वंश का था जिसने रोम मुद्रा प्रणाली के अनुरूप अपने सिक्कों को प्रसारण किया? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूईसी जाति, जिसे यूची कबीला के नाम से भी जाना जाता है, का मूल अभिजन तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि के सीमांतर क्षेत्र में था। हुनों के आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे। यूईसी लोगों के लिए यह संभव नहीं था कि वे बर्बर और प्रचंड हुण आक्रांताओं का मुकाबला कर सके। वे अपने अभिजन को छोड़कर पश्चिम व दक्षिण की ओर जाने के लिए विवश हुए। उस समय सीर नदी की घाटी में शक जाति का निवास था। यूची कबीलों के लोगों में कुषाण वंश प्रारंभ थे। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ से भी सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भगवान बुद्ध की काष्ठ निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुल्तानगंज से। ठीक है, सुल्तानगंज एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारत में बिहार राज्य के भागलपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह, अब देखिए, ये सुल्तानगंज है कहाँ, अगर मैं डिटेल्स नहीं लेकर के आता तो आपको पता कैसे लगता, ये ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैं डिटेल्स लेकर के आता हूँ। कमेंट आता है कि सर आपका डिटेल्स बहुत ही अच्छा रहता है, तो इस वजह से मैं इसको शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने बीच में प्लान बनाया था कि इसको मैं शॉर्ट कर दूँ, कुछ डिटेल्स को हटा दूँ, लेकिन फिर मेरा कंटेंट को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि फिर मुझे डिटेल्स को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा हार्ट अलाउ नहीं करता है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं अगर उसकी कुछ डिटेल्स आप जानते हैं तो उसको ना लिखें। ठीक है, इस वजह से मैं डिटेल्स लेकर के आता हूँ। यह प्राचीन बौद्ध धर्म का केंद्र है। सुल्तानगंज में कई बौद्ध विहारों तथा एक स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ बाबा अजगवीनाथ का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? अब देखिए, इस शब्द पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं सर्वप्रथम, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत, क्योंकि इसने सर्वप्रथम बोला है। तो सर्वप्रथम एक कनिंघम ने करा था। अब बताइए, ये 1800 कुछ ईस्वी में 34-35 के आसपास में इन्होंने करा था। तो इनकी डिटेल्स मैं देख लेता हूँ। 53 में, सॉरी, एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त किए थे। अब देखिए थोड़ा सा हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इन्होंने कब किया था, एक मिनट, इन्होंने कब किया था? 1853 में, जबकि जॉन ई मार्शल ने 1921 ईस्वी में इसकी सर्वेक्षण करना स्टार्ट किया था। तो हो गया ना सबसे पहले ये। तो कहने का मतलब है कि अगर इनकी भी जानकारी अगर आपको नहीं होती, ये सर्वप्रथम वाले शब्द, तब आप इस चीज़ को गलत कर ले जाओगे। सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम जो था, एक मिनट, सर्वप्रथम जो था इसको मैंने पॉइंट आउट सिर्फ इसीलिए किया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है, जहाँ पे मैं सारा डिटेल्स आपको बताते चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरातात्विक उत्खनन से। ठीक है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि वहाँ कोई साहित्य तथा ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं। मृदभांड पर कुछ लेख पाए गए हैं, परंतु वे अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं कि किस भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक पंचांग का प्रथम मास होता है? तो इसका सही आंसर है चैत।
चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। फिर चैत से स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जनवरी से स्टार्ट करते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये इंग्लिश कैलेंडर है, लेकिन जो हमारा भारत के अंदर जो होता है वो जो महीना चलता है वो चैत से स्टार्ट होता है, जो मैंने अभी बताया शक पंचांग जो बोलते हैं उसको, तो उसके अंदर चैत से स्टार्ट होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन, और फिर चैत से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे मुझे याद था ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अब देखिए फिर से आ गया एक क्वेश्चन बेसिक सा, तो सारनाथ में। ठीक है, इसके बारे में मैंने पहले बहुत अच्छे से आपको लोगों को बता दिया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पतन यानी सारनाथ, अब देखिए ऋषि पतन भी सारनाथ को कहा जाता था, इसीलिए देखिए मैं हर बार जब मैं कोई डिटेल्स लेकर के आता हूँ ना, अगर वो हो चुका भी है ना, तो उसके अलावा मैं दूसरा डिटेल्स सर्च करता हूँ, उसके बाद लेकर के आता हूँ आपके पास। ठीक है, उरुबेला में इसका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों कौंडियन, वाप्य, साथ छोड़ देने वाले भद्रिक, महानाम यानी अश्वजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। यानी कि ज्ञान का उपदेश देना ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु B.N. लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उरावेला यानी बोधगया में तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारों को दिया था। ये सच भी हो सकता है, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति तो बोधगया में ही हुई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि बोधगया में आने के बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनसे कोई व्यक्ति नहीं मिले होंगे, जरूर मिले होंगे, और जब वो मिले होंगे तो इनके बारे में जरूर कुछ पूछा होगा, तो ये जरूर कुछ अच्छा उपदेश दिए होंगे। तो अब बताइए कि क्या पहला उपदेश बोधगया से स्टार्ट नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, है ना। तो इस तरीके से ये डिटेल्स आप रख लीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर है वैशाली। वैशाली। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रबट्टिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाले प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, यानी कि उनकी माता जो उनकी मौसी माँ थी, उन्होंने ही सबसे पहले इसमें प्रवेश किया था। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इनकी अनुमति प्रदान की थी। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। देखिए आम्रपाली की जो कहानी है ना, बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि देखिए आम्रपाली जैसे मतलब एक स्त्री को जब भगवान बुद्ध अपने शरण में उनको शिष्या बनाती है, तो फिर आपके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बच जाता कि कौन बंदा सही है और कितना गलत है, और वो आपके शरण में आ रहा है। अगर वो लाख भी गलत है, अगर उसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, तो वो उसी समय उसके सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा बुद्ध के जब आप आम्रपाली के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाना है हमें। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी किसने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चाणक्य ने। चंद्रगुप्त को तो बैठा दिया था जमीन से उठा करके आसमान पे। चाणक्य कैवल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। 3 चीज़ें याद रखिएगा हमेशा। चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था, वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण एवं उसके मार्ग निर्देशन का कार्य किया, जिसके कारण उसे सम्राट विस्तार में सहायता मिली थी। ठीक है। अभी 4 बज के कुछ मिनट हुए हैं जिस समय मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, तो समझ सकते हैं जब कोई पर्सन इतना डेडिकेटेड होकर के आपके लिए काम करता है, तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को
फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। कमेंट में आप अपना सुझाव जरूर दीजिए कि क्या मैं डिटेल्स के साथ लेकर के वीडियो आऊं या फिर डिटेल्स को कट करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में, तो सारनाथ में दोस्तों अशोक का स्तंभ है। ठीक है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? अब बताइए, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो चरक मुनि को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन जाता है मेरे डिटेल से। देखिए बन गया ना। अब ये क्वेश्चन ही पूछ देता कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य कौन थे, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि चाणक्य ही कुषाण शासक के राजवैद्य थे, तब तक आप कैसे कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे। इनकी रचना चरक संहिता औषधि शास्त्र से संबंधित प्राचीन रचना है। इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्लीज। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं का निम्न में से कौन सा एक कालक्रम सही है? आ गया ना, मैं इसीलिए डिटेल्स लेकर के आता हूं कि कौन सा कालक्रम सही है, कौन सा गलत है, किसके समकालीन थे। अगर ये डिटेल्स नहीं पता होगा तो आप नहीं कर ले जाओगे। अब ये इस क्वेश्चन को करना उसी के लिए आसान हो गया जिसने डिटेल्स हमेशा ध्यान से पढ़ा हो और ध्यान से समझा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त, ये तो सही नहीं लग रहा है क्योंकि समुद्रगुप्त आए थे, फिर चंद्रगुप्त आए, इसके बाद विक्रमादित्य आए और फिर कुमारगुप्त आए, प्रथम आए। अब देखिए कैसे समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त जो थे, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का नंबर आता है जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। ये चीज़ें, एक मिनट, ये चीज़ें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ठीक है, चंद्रगुप्त ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य कहते हैं, तो मिल गया ना मेरे पास। और इसके बाद आता है कुमारगुप्त। चलिए, तो यानी मेरे ख्याल से बी है, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त के पश्चात उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य राजा हुए। उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र कुमारगुप्त प्रथम राजा हुए। कुमारगुप्त के पश्चात स्कंदगुप्त, तो हमें कुमारगुप्त तक ही रहना है, तो इसका मतलब सही आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? सिल्क मार्ग, तो इसका सही आंसर है अशोक ने। किसने? अशोक ने। कुषाणों के चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा क्योंकि यह उज्जैन सम्राट से होकर गुजरता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? देखिए इसीलिए तो मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। सही पूछा है कि कौन सा सही है, तो एक मिनट, पिछला क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? सॉरी, इस क्वेश्चन में आप कनिष्क पे जाइए क्योंकि अशोक का तो कहीं चर्चा ही नहीं था, ना तो डिटेल्स में और ना कहीं इस तरीके से। तो इस पे जाइए, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। इससे पहले कि आपका कमेंट आए, मेरे माइंड में अचानक से फिर से वो बातें आ गई क्योंकि मैं खुद ही संतुष्ट नहीं था इस क्वेश्चन से। कुषाणों ने चीन से ईरान, देखिए कुषाण के बारे में मैंने बोला भी लेकिन वहाँ पे वो नहीं कर पाया। चलिए कोई नहीं, कभी कभी मिस्टेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसमें हम मैच करते हैं कि कौन सही है। तो सही है अश्वघोष, ये गलत है क्योंकि इसका निर्माण बुद्ध चरित्रम में हुआ है। ठीक है। बाणभट्ट, हर्षवर्धन, ये सही है। हरिसेन कनिष्क, ये भी गलत है। कालिदास, ये भी गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। शैल्योत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया, यानी कि
कि कैलाश नाथ मंदिर या कैलाश मंदिर एलोरा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 754 से 72 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था। यहाँ वंश पूछा है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल्स देख लीजिए। उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने कराया था। ये चीज़ें मैंने बहुत पहले पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि इसका जो निर्माण जो हुआ था वो केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने कराया था। यह पूर्ण विकसित और आर्यनगर शैली का सर्वोच्चम उदाहरण है। गंग वंश के राजा अंतरवर्मन चोलगंग देव 1076 से 1148 ईस्वी द्वारा जगन्नाथ मंदिर पुरी एवं नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यानी कि 1238 से 1264 द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो देखिए तो कितना क्वेश्चन बन गया। एक तो जगन्नाथ मंदिर का इसके द्वारा हुआ था, कहाँ, यहाँ तक, और इसके बाद नरसिंह देव वर्मन द्वारा कराया गया था कोणार्क मंदिर का यहाँ तक। चंदेल के खजुराहो के मंदिर बनवाए तथा वस्तुपाल और तेजपाल ने दिलवाड़ा के, अब यहाँ तक। यानी पूरा डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक नोटपैड पे नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी भी यूट्यूबर के लिए माइलस्टोन है, नींव का पत्थर है। आप जिसके सर पे एक बार हाथ रख देना उसकी बेड़ा पार हो जाती है इस डूबते हुए भंवर में। तो मैं और अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ, इसके लिए मुझे बस एक चीज़ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपसे, कि थोड़ा लाइक कीजिए और कमेंट में आप अपना सुझाव दीजिए। और एक चीज़ है, मैं पढ़ाते समय अगर मेरे से कभी भी मिस्टेक होती है ना, तो मैं तुरंत उसे रेक्टिफाई कर लेता हूँ या मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ ये चीज़ें मिस्टेक हुई है। तो धन्यवाद पूरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।